Hello friends, today we'll discuss about the main perspectives of psychology. Now मैं आज बात कर रही हूँ perspectives की। तो इसका क्या मतलब है? Perspective मतलब जब साइकोलॉजी की शुरुआत हो रही थी तो क्या मेन तरीके से पर्सपेक्टिव क्या क्या नज़रिया रहा साइकोलॉजी का कि जो अब तक अप्रोचेस तक आ पाए। तो जब हम हिस्ट्री में झांकते हैं तब हमें जो है टू मेन डोमिनेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। दे आर लाइक जो दो मेन पर्सपेक्टिव्स थे कि कैसे ब्रेन काम करता है, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। तो वो जो दो पर्सपेक्टिव्स है दे वर दी स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। नाउ स्ट्रक्चरलिज्म का क्या मतलब है? ये जो स्ट्रक्चरलिज्म टर्म है, ये जो कंसेप्ट है दिया था विलियम वुंड ने। उनका मानना था कि हम जो है ब्रेन को उसके बेसिक कंपोनेंट से स्टडी कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट मतलब हम जो है ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ के, मतलब उनके छोटे छोटे जो यूनिट्स है डिवाइड करके और उनको ब्रेक डाउन करके कि वो क्या क्या मेंटल प्रोसेसेस करते हैं। मेंटल प्रोसेसेस क्या है? जैसे कि हमारी सोच, हमारी कॉग्निशन, हमारी परसेप्शन, हमारे देखने का नज़रिया, एटीट्यूड, कुछ भी कोई भी मेंटल प्रोसेस आप ले लीजिए, उसको जो है ब्रेक डाउन करके और उनके बेसिक कंपोनेंट्स को स्टडी करके जो है मेनली हम ब्रेन की वर्किंग को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि माइंड हमारा या ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। ये जो स्ट्रक्चरिज्म टर्म है इट वाज कॉइंड बाय द एडवर्ड टिचनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और वो विलियम वुंड के ही एक स्टूडेंट थे। उनके अंदर ही वो ट्रेनिंग पे चल रहे थे। सो वुंड ने क्या इम्पोर्टेंट किया? वुंड व्हाट ही डिड एक्चुअली, पहले जो साइकोलॉजी है उसको साइंटिफिक स्टडी नहीं माना जाता था। आज तो हम साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी मानते हैं क्योंकि रिसर्चेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पहले जो है साइकोलॉजी को एक फिलॉसफी माना जाता था कि इट्स काइंड ऑफ फिलॉसफी। तो वुंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेपरेटिंग द साइकोलॉजी फ्रॉम द फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रीजंस दिए, अपने लॉजिक्स दिए कि जो माइंड की वर्किंग है एक बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से की जा सकती है, जिसमें कि रिसर्च मेथड्स इन्वॉल्व हैं, ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी निकाल सकते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, जिसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गया, इमोशनल क्वेश्चन हो गया, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि उन्होंने प्रूव किया कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, मेजरमेंट है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल है। मतलब कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक कंट्रोल लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा लेते हैं ना। तो ये पुटअप करके उन्होंने इसको फिलॉसफी से सेपरेट किया। एंड उन्होंने एक नई चीज़, जो उनका तरीका था एक्सपेरिमेंट्स करने का, या फिर बोले एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एक्सपेरिमेंट करने का, वो करते थे इंट्रोस्पेक्शन से। उन्होंने एक ट्रेन इंट्रोस्पेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया, और वो इंट्रोस्पेक्शन उनको लगता था इट इज़ अ मेथड जिससे कि हम पेशेंट के बारे में बहुत जान जा सकते हैं। उन्होंने उसको एक रिसर्च मेथड की तरह यूज़ किया। एंड उनका कहना था कि उस मेथड से हम पेशेंट से या क्लाइंट से उसके बारे में जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या उनके माइंड में चल रहा है, वो कैसे टास्क को परफॉर्म करते हैं, कैसे सोचते हैं, एक चीज़ के प्रति कैसे उनका नज़रिया है, क्या उनका एटीट्यूड है, क्या उनका एप्टीट्यूड है। हालांकि ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसको जो है ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं दी गई, इसको अनरिलायबल माना गया। क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन में हम क्लाइंट से, पेशेंट से डायरेक्ट ही बात कर रहे होते हैं, तो हो सकता है वो फॉल्स रिपोर्ट्स दे, या जैसा वो फील कर रहा है वो वैसा ना बताना चाहता हो, अपनी इमेज मेकिंग पे काम करे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, हिडन चीज़ें वो जो हाइड करना चाहता हो वो आपको ना बताना चाहता हो। एंड मोर एवर इसमें और क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ मेरे से पूछोगे वाई आई एम सैड, तो मेरे आंसर डिफरेंट होंगे, आपके डिफरेंट होंगे, सबके डिफरेंट होंगे। तो इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत है, बिकॉज दैट लाइज ऑन द एक्सपीरियंस एंड जैसे कि रिसर्च सब्जेक्ट रिपोर्ट करेंगे। तो आगे जाके ये अनरिलायबल मेथड रहा। बट क्या रहा कि डिस्पाइट द फेलियर्स इंट्रोस्पेक्शन मेथड, वुंड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट फिगर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी विच वाज टोटली डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी इन 1879। उससे पहले जो है कोई ऐसी वेल एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिस्ट लाइब्रेरी नहीं थी जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट किए
जाए हो। और उसके बाद से ही देयर वाज अ बिगनिंग ऑफ एन एरा ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद जब उन्होंने ये सब स्थापित कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, देयर आफ्टर देयर वाज लॉट ऑफ रिसर्चर्स स्टार्ट कमिंग इन इनटू द लैब्स। तो वो फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक बोल दे कि एक्सप्लोजन वहाँ से स्टार्ट हो गया था। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के इस कंसेप्ट्स को डिसएग्री करते थे। उनमें से एक थे हमारे विलियम जेम्स, जिन्होंने कि फंक्शनलिज्म को लेके कंसेप्ट दिया। तो ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड वो डिसएग्री करते थे विद द स्ट्रक्चरलिज्म। वो कहते थे कि जो स्ट्रक्चर पढ़ लेना या इनकी ब्रेन की यूनिट्स को समझ लेना या मेंटल प्रोसेस को समझ लेने से हम जो है माइंड की वर्किंग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि, और उन्होंने आर्ग्यू भी किया था कि माइंड जो है हमारा कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। कि अभी हम जो सोच रहे हैं, हो सकता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 6 महीने बाद हमारा वो जो नज़रिया वो डिफरेंट होगा, हमारी सोच डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, डायनामिक है। तो उनका कहना था इट्स पॉइंटलेस टू लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। मतलब उस स्ट्रक्चर को पढ़ते रहना जो कि विलियम वुड ने दिया है, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, उससे हम ब्रेन की वर्किंग नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है। एंड उन्होंने फिर नई थ्योरी अपनी प्रपोज की, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे हमारा जो हम कैसे सोचते हैं और हम क्यों करते हैं। तो उन्होंने हाउ एंड वाई की थ्योरी दी कि हमारे ब्रेन या माइंड के क्या फंक्शंस हैं या उनके पर्पस क्या है, हम कोई भी काम क्यों करते हैं। जैसे हम रोते क्यों हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम वैसा क्यों सोचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किए जिससे जो उनको लगता था कि हमें इसके आंसर मिलने चाहिए। एंड इसके लिए उन्होंने ये जो नई नींव स्थापित की फंक्शनलिज्म की, और उन्होंने किया कि वी शुड नो द अंडरलाइंग कॉज ऑफ अ बिहेवियर। मतलब उन्होंने कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस का एक नया कंसेप्ट डाला कि किसी भी बिहेवियर का कॉज होना चाहिए। जैसे अगर मैं रो रही हूँ तो उसका कॉज होना चाहिए। लाइक कुछ भी हो सकता है, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई या मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा या कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो उनका मानना था कि कोई भी मेंटल प्रोसेस हो रहा है ना, सोच या कॉग्निशन, परसेप्शन, तो उसका कॉज हमें फाइंड आउट करना चाहिए। देयरफॉर ही एम्फसाइजेस मोर ऑन द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर। उनका मानना था कोई भी बिहेवियर हमारा हो रहा है तो उसका कॉज और उसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस हम जाने। तो ही पुट अप सच काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी की एक उन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिया। तो यहाँ से ही ये दो मेन ब्रांचेस हैं, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को लेके स्टार्ट हुए थे। एंड देयर आफ्टर फिर अप्रोचेस पे आए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये पर्सपेक्टिव समझ आए होंगे और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके लिए वर्थफुल हैं, तो आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।